किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि समाचारों में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं प्रमुख सुर्खियों पर। मिट्टी की जांच है किसानों का अधिकार, न्यूनतम समर्थन मूल्य की हुई घोषणा, डेयरी व्यवसाय के लिए ले सरकारी मदद और जाने नवंबर माह के कृषि कार्यों को। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन परियोजना राष्ट्रीय स्तर पर खेतों की मिट्टी में सुधार के लिए लागू की गई है। ये खेतों की पैदावार क्षमता के विकास के लिए अहम है। किसान पारंपरिक खेती करते हुए इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि उनके खेतों की मिट्टी की उर्वर क्षमता वर्तमान में क्या है। इसकी जानकारी के अभाव में खेती करना न केवल किसानों के लिए नुकसानदेह है, बल्कि उत्पादन को लेकर राष्ट्रीय स्तर की समस्या भी आती है। केंद्रीय कृषि विभाग ने समस्या को हल करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ये योजना शुरू की है और राज्य सरकारों को इसके लिए वित्तीय सहायता भी दी जाती है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू की गई ये योजना किसानों के लिए बेहद उपयोगी है। किसानों का ये अधिकार है कि वह प्रखंड स्तर पर मिट्टी जांच के लिए स्थापित केंद्रों में अपने खेतों की मिट्टी के नमूने लेकर जाएं और जांच रिपोर्ट के आधार पर अपने क्षेत्र के कृषि पदाधिकारी व विशेषज्ञों से मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने वाले उपायों की जानकारी हासिल करें। सरकार ने रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गेहूं का MSP 50 रुपए बढ़ाकर 1450 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है, जबकि चने की कीमतों में 75 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। जौ का MSP 1100 रुपए से बढ़ाकर 1150 रुपए किया गया है और दलहन की प्रमुख फसल में चने का मूल्य 75 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 3175 रुपए कर दिया गया है। मसूर का MSP 2950 रुपए से बढ़ाकर 3075 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है और सरकार ने तिलहन के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 50 रुपए की वृद्धि की है। सरसों का भाव 3050 रुपए से बढ़ाकर 3100 रुपए कर दिया गया है। अब उत्तर प्रदेश के लोग डेयरी व्यवसाय से अधिक जुड़ रहे हैं। इसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन के लिए देश भर में अव्वल होने के साथ ही इस क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छूने को बेताब है। उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में पशुपालन विभाग के निदेशक के मुताबिक कामधेनु योजना के तहत डेयरी शुरू करने के लिए 100 और 50 दुधारू पशुओं के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के तहत प्रदेश भर में 65 यूनिटें लगाई जा चुकी हैं। इनमें से 46 में बड़े पैमाने पर दुग्ध उत्पादन शुरू हो चुका है। 100 दुधारू पशुओं की कामधेनु योजना 1.2 करोड़ रुपए की है, जिसमें से 90 लाख रुपए का बैंक लोन मिलता है और इसका 5 वर्ष तक का ब्याज विभाग अदा करता है। इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश में प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड की ओर से सघन मिनी डेयरी परियोजना और महिला डेयरी योजना चलाई जा रही है। इनके लिए भी लोन सुविधा उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश में सालाना 617 लाख मीट्रिक टन दुग्ध उत्पादन होता है, जिसमें 50% दूध घरों में इस्तेमाल होता है, जबकि बाकी सहकारी समितियों, प्राइवेट दूध कंपनियों और दूध के व्यापारियों के हाथों खरीदा बेचा जाता है। यह उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन चीनी मिलों के लिए नहीं। चीनी उत्पादन विपणन वर्ष 2014-15 में करीब 255 लाख टन रहने का अनुमान है, जो चालू सीजन से करीब 4% ज्यादा है। राष्ट्रीय उत्पादन के इस अनुमान पर प्रमुख उत्पादक राज्यों के गन्ना आयुक्तों और केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों के बीच 3 घंटे तक चली बैठक के बाद निष्कर्ष पर पहुंचा गया। ज्यादा उत्पादन का मतलब है कि चीनी की कीमतें नरम रहेंगी और मिलों पर गन्ने की बकाया राशि बढ़ेगी। इससे सरकार के पास कच्ची चीनी के निर्यात पर फिर प्रोत्साहन शुरू करने की गुंजाइश होगी। चीनी मिलों की कमजोर प्रतिक्रिया की वजह से निर्यात प्रोत्साहन को बंद कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के गन्ना आयुक्त के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ सहकारी और निजी मिलें 10 नवंबर से पेराई चालू करेंगी, जबकि अन्य मिलें नवंबर के तीसरे सप्ताह से अपनी फैक्ट्रियों को चालू करेंगी। उन्होंने कहा कि हुदहुद तूफान की वजह से राज्य के कुछ हिस्सों में गन्ने की कटाई में थोड़ी देरी हुई है। आयुक्त के अनुसार सरकार को इस साल 119 मिलें चलने की उम्मीद है।
कृषि सलाह में किसान भाइयों को बता दें कि नवंबर माह में सोयाबीन, तिल की कटाई करते हैं और उस खेत को रबी फसल के लिए तैयार करते हैं। धान की कटाई के बाद खेत को अगली फसल बोने के लिए तैयार करें। गेहूं की बोनी इसी माह में होती है। यदि खेत में नमी ना हो तो बोनी के बाद सिंचाई करें। गेहूं जो असिंचित है उसमें से खरपतवार निकाल लें। चना, मटर, सरसों की बोनी करते हैं। कपास की चुनाई नियमित समय पर करें। मूंगफली की खुदाई पूरी करके ज्वार के भुट्टे तोड़ लें। गन्ने की फसल अगर तैयार हो गई हो तो उसकी कटाई करें। अरहर जो जल्दी पकने वाली है उसे काटकर खेत की तैयारी करें। नींबू जैसी फसलों में सिंचाई ना करें और पके हुए अमरूदों की तुड़ाई करें। केले की फसल में खाद देकर फल से लदे हुए वृक्षों को टेक लगाकर सहारा दें और आलू की फसल में मिट्टी चढ़ाएं। इसी के साथ ही बैंगन, मिर्च, टमाटर आदि की तुड़ाई कर लें। कृषि समाचारों के बाद आइए जानकारी लेते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों के औसत मंडी भावों की। सबसे पहले बात करते हैं गेहूं के भावों की। फैजाबाद की मंडी में गेहूं का भाव अधिकतम 1480 रुपए प्रति क्विंटल रहा। जहानाबाद में 1440 रुपए, लखीमपुर में 1520 रुपए और रामपुर की मंडी में गेहूं का भाव 1515 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चावल के भावों की बात करें तो फैजाबाद में चावल 2060 रुपए प्रति क्विंटल, जहानाबाद में 2160 रुपए, लखीमपुर में 2200 रुपए और रामपुर में चावल का भाव अधिकतम 2230 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सरसों की कीमतों पर नजर डालें तो फैजाबाद की मंडी में सरसों का भाव अधिकतम 3190 रुपए प्रति क्विंटल, जहानाबाद में 3470 रुपए, लखीमपुर में 3400 रुपए और रामपुर की मंडी में सरसों का भाव अधिकतम 3210 रुपए प्रति क्विंटल रहा। प्याज की कीमतों को देखें तो फैजाबाद की मंडी में प्याज अधिकतम 1670 रुपए प्रति क्विंटल, जहानाबाद में 1630 रुपए, लखीमपुर में 1570 रुपए और रामपुर की मंडी में प्याज अधिकतम 1610 रुपए प्रति क्विंटल रहा। इसी तरह आलू की कीमतों पर नजर डालें तो फैजाबाद की कृषक मंडी में आलू का भाव 2115 रुपए प्रति क्विंटल, जहानाबाद में 2125 रुपए, लखीमपुर में 2220 रुपए और रामपुर की किसान मंडी में आलू का भाव 1950 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। टमाटर की कीमतों पर नजर डालें तो फैजाबाद की मंडी में टमाटर का भाव अधिकतम 1415 रुपए प्रति क्विंटल, जहानाबाद में 1530 रुपए, लखीमपुर में 1700 रुपए और रामपुर की किसान मंडी में टमाटर का भाव 1490 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। ये थे कृषि समाचार और मंडी भाव। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जा करके कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ श्यामू भैया,
सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा, आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों के बाद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। भाइयों, हमारा प्रयास रहता है कि हम खेती की नई नई तकनीकी जानकारी आप तक लाते रहें, जिससे आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो। इसी क्रम में आज हम जानकारी लेकर आए हैं मशरूम की खेती के बारे में। हमारे साथ हैं ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला अलीगंज लखनऊ से वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर दिनेश चंद्र। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि मशरूम क्या है। विनय जी, मैं आपको बताऊं, मशरूम एक साधारण प्रकार की वनस्पति है जो फफूंदी वर्ग में आती है और इसकी विशेषता है कि इसमें हरे रंग का पदार्थ अथवा क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जिससे यह अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते और अपने भोजन के लिए इनको सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहना पड़ता है। जी, किसान भाई मशरूम की खेती करना चाहते हैं तो कहाँ से तैयारी करें, किस तरह से तैयारी करें? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मशरूम अपने यहाँ पर जो हो सकता है 3 प्रकार का मशरूम होता है मुख्य रूप से। जी, एक तो है आपका प्रमुख रूप से उगाया जाने वाला बटन मशरूम, जिसकी खेती हम मार्च भर कर सकते हैं। दूसरा मशरूम है ढिगरी मशरूम, जिसकी खेती हम इधर नवंबर में करते हैं और फिर फरवरी से अप्रैल के बीच में। तीसरे प्रकार का मशरूम है पुआल मशरूम, जिसको सामान्य तौर पर गर्मियों का मशरूम कहते हैं और इसकी खेती हम मार्च से लगाकर अगस्त महीने तक कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आपने तमाम तरह के मशरूम बताए, लेकिन उसमें बटन मशरूम ऐसा है जिसकी खेती हम लंबे समय तक कर सकते हैं और अपने यहाँ हो भी सकती है। जी, तो जो किसान भाई बटन मशरूम की खेती करना चाहते हैं वो किस तरह से तैयारी करें? किसान भाइयों के लिए आवश्यक है बटन मशरूम की खेती के लिए सबसे पहले तो किसान भाई कंपोस्ट बनाएंगे, क्योंकि हमने शुरू में बताया कि ये मशरूम सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर उगता है। जी, तो इसके लिए किसान भाइयों को कंपोस्ट बनानी पड़ेगी। एक बार जब कंपोस्ट बन जाती है तो कंपोस्ट की भराई और उसमें मशरूम के बीज की बुआई, जी, इसके बाद उसकी देखभाल, और जब एक बार उत्पादन होता है तो आप उत्पादन करेंगे, उसको तुड़ाई करेंगे और पैकिंग करके बाजार में बेचेंगे। डॉक्टर साहब, कहा जाता है मशरूम की खेती में कंपोस्ट बनाने की जो विधि है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम ठीक ढंग से कंपोस्ट बना लेते हैं तो मशरूम की अच्छी खेती कर सकते हैं। तो जरा इस पर विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे कि कंपोस्ट कैसे बनाएं मशरूम की खेती के लिए। जी देखिए, कंपोस्ट बनाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है मशरूम की खेती में, और जितनी अच्छी आपकी कंपोस्ट तैयार होगी उतना ही अच्छा आपको उत्पादन मिलेगा। जी, कंपोस्ट बनाने के लिए एक हमारा सामान्य सा सिद्धांत होता है। सबसे पहले तो किसान भाई सामग्री इकट्ठा करें। सामग्री आप लिख लें। प्रमुख रूप से आप इस्तेमाल करते हैं गेहूं का भूसा 3 कुंटल, तो उर्वरक आता है डीएपी 9 किलोग्राम, यूरिया 4.5 किलोग्राम और म्यूरेट ऑफ पोटास आपकी 3 किलोग्राम। इसके अतिरिक्त आप ले लें गेहूं का चोकर 30 से 40 किलोग्राम, जिप्सम 30 किलोग्राम और गुड़ का सीरा 5 किलोग्राम। इसके अलावा आप थोड़े से कीटनाशी ले लें, रसायन जैसे आपका मैलाथियान है, पाउडर या लिक्विड कुछ भी ले लें और इसका आप इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब, इसको कंपोस्ट के सारे आपने बता दिए कि इतनी इतनी चीजें चाहिए, इसको किस तरह से तैयार करें, कैसे? देखिए, कंपोस्ट बनाने की सामान्य तौर पर 2 विधियां प्रचलित हैं। प्रथम विधि हमारी अल्पकालिक विधि है, जिसमें 16 दिन का समय लगता है। लेकिन इसको किसान भाई सामान्य तौर पर इसलिए नहीं अपना सकते क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग होता है और मशीनें बहुत महंगी हैं। तो सामान्य तौर पर जो किसान कुटीर उद्योग के रूप में मशरूम खेती करते हैं वो द्वितीय जो हमारी विधि है, दीर्घकालीन विधि, इसका इस्तेमाल करके कंपोस्ट तैयार करते हैं और इस विधि में सामान्य तौर पर 28 से 30 दिन का समय लगता है। जी, तो इससे कंपोस्ट बनाने के लिए किसान भाई सबसे पहले तो जगह का चुनाव करें। हमको जिस जगह कंपोस्ट बनानी है साफ सुथरी जगह होनी चाहिए और प्रयास करें कि पक्का फर्श हो। पक्का फर्श अगर आपके पास नहीं है तो आप कच्चे फर्श में ही उसको गाय के गोबर से अच्छी तरह से लीप लें
उसके ऊपर आप ईंट बिछा लें और ईंट के ऊपर एक साफ पॉलीथिन आप डाल लें। फिर इसके ऊपर आप गेहूं का भूसा जो भी मैंने मात्रा बताई वो मात्रा या आपकी जो भी जरूरत मात्रा हो। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने गेहूं के भूसे के साथ जितनी सामग्री बताई है आप उसी अनुपात में ले लें। गेहूं का भूसा अगर आप 6 कुंटल करते हैं तो सारी सामग्री बढ़ जाएगी, दुगनी हो जाएगी, और अगर कम करते हैं तो उसी अनुपात में कम होती जाएगी। सामग्री का अनुपात यही होना चाहिए जो मैंने बताया जी। तो सबसे पहले आप गेहूं का भूसा इकट्ठा कर लें साफ जगह पर और अच्छी तरह से उसको भिगो लें। भिगोने का तरीका है कि आप पानी छिड़कते जाएं और जब तक पानी गेहूं का भूसा सोखता जाए तब तक पानी डालें, और जब पानी सोखना बंद कर दे तब आप इसमें पानी डालना बंद कर दें और रात भर के लिए छोड़ दें जी। अगले दिन आप गेहूं का चोकर आधा चोकर ले लें, 2/3 भाग DAP ले लें, 2/3 भाग यूरिया ले लें और पूरा म्यूरेट ऑफ पोटाश, ये सारी सामग्री ले लें और आप इस भूसे के ढेर में अच्छी तरह से मिला दें। मिलाने के बाद इसको आप एक चौकोर ढेरी बना दें, डंडे से पीट कर या पटरे से पीट कर अच्छी प्रकार से दबा दें। चौकोर ढेरी बनाए, ठोस ढेरी बना दें, दबी हुई अच्छी तरह से हो, और इसको आप छोड़ दीजिए। 6वें दिन बाद आपको इस ढेरी की पहली पलटाई करनी है। पलटाई का तरीका ये है कि आप इसके जो ऊपर की 6 इंच परत होगी चारों तरफ से सूख गई होगी, उसको आप निकालें जी। अलग रख दें, उसमें आप थोड़ा सा पानी मिलाएं और पूरी ढेरी को खोल दें, फैला दें, 2 से 2.5 घंटे खुला रखने दें। इसके बाद जब आप पुनः ढेरी बनाएं तो ये हमने ऊपर वाला हिस्सा जो बाहर निकाला था इसको ढेरी के बीच में दबा दें जी। इसके बाद पुनः ढेरी बना दें और ढेरी बनाने से पहले ध्यान रखें कि जो हमारा बचा हुआ चोकर है वो चोकर मिला दें, बची हुई DAP मिला दें और बचा हुआ यूरिया और 5 किलो गुड़ का सिरा, ये सारा मिक्सचर में अच्छी तरह से मिश्रण में गेहूं के जो भूसे का मिश्रण है उसमें मिला दें और ढेरी पुनः बंद कर दें जी। देखो इसमें किसान भाइयों बता दूं, होता यह है कि जब आप ढेरी बनाते हैं तो सूक्ष्म जीव इसमें अपना काम करना शुरू करते हैं जी। जिससे एक इसमें फर्मेंटेशन या किण्वन की प्रक्रिया चालू होती है और धीरे धीरे भूसा हमारा सड़ता है और उसमें जो भी पोषक तत्व हैं मशरूम को के लिए उपलब्ध हो जाते हैं धीरे धीरे। तो ये पूरी प्रक्रिया हमारी करीब करीब 28 से 30 दिन में पूरी होती है। और जो भूसे की ढेर की पलटाई है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने बताया पहली पलटाई 6वें दिन होनी है तो फिर आपको 6वें दिन पलटाई करनी है। कहने का मतलब है कि समय पर ध्यान रखना जी जी, समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है और विधि जैसे बता रहा हूँ वैसे ही करना है। डॉक्टर साहब अगर कंपोस्ट हमारी तैयार हो जाती है जी, देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं सावधानी कंपोस्ट में जी। अभी इसके बाद आपने पहली पलटाई 6वें दिन की, दूसरी पलटाई इसकी आप 10वें दिन करेंगे और तीसरी पलटाई 13वें दिन करेंगे आप। और जब तीसरी पलटाई आप करेंगे तो तीसरी पलटाई के समय आपको 2 काम करने हैं जी। पहला काम तो ये जब हम पुनः ढेरी बनाने लगे तो इसमें हमको नमी की मात्रा की जांचनी है कि नमी की मात्रा उचित है कि नहीं है। और नमी की मात्रा जांच करने का बहुत ही आसान तरीका है, आप जो कंपोस्ट तैयार हो रही है उसको हाथ में ले लें और मुट्ठी में खूब तेजी से दबाएं। आपकी अंगुलियों के बीच से पानी की बूंदें दिखाई देनी चाहिए, लेकिन पानी की बूंदें टपक कर नीचे न गिरें जी। अगर पानी की बूंदें टपक कर नीचे गिरती हैं तो इसका मतलब जो हम कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं इसमें पानी की मात्रा जरूरत से ज्यादा है और हमारी कंपोस्ट अच्छी नहीं बनेगी। और अगर पानी की मात्रा कम है, पानी की बूंदें हमको अंगुलियों के बीच में नहीं दिखाई दे रही हैं, तो इसका सीधा सा अर्थ यह है कि इसमें पानी की मात्रा इतनी कम है कि कंपोस्ट बनने की प्रक्रिया हमारी अच्छी तरह से पूर्ण नहीं होगी। ऐसी स्थिति में अगर पानी की मात्रा कम है तो आवश्यकता के अनुसार किसान भाई उसमें पानी का छिड़काव करें ढेरी में। और पानी की मात्रा अगर ज्यादा है तो ढेरी को थोड़े ज्यादा समय के लिए खोल दें, 5 या 6 घंटे के लिए, जिससे उसमें नमी की मात्रा कम हो जाए और फिर ढेरी बनाएं। तीसरी पलटाई के समय जब ढेरी बनाएंगे तो उसमें आपको एक काम और करना है, जिप्सम जो हमने 30 किलो मात्रा बताई थी, जिप्सम की 30 किलोग्राम मात्रा आप ढेरी बनाने से पहले उसमें मिला दें और पुनः ढेरी बना दें। तो इस प्रकार से 13वें दिन हमारी 3 पलटाई हो जाएगी। फिर हम 2-2 दिन छोड़कर उसकी पलटाई करते रहते हैं और इस प्रकार से जो पलटाई का हमारा क्रम बनेगा, चौथी पलटाई हमारी होगी 16वें दिन, 5वीं पलटाई 19वें दिन, 6वीं पलटाई हमारी 22वें दिन, 7वीं पलटाई 25वें दिन और 8वीं पलटाई 28वें दिन होगी। और 28वें दिन पूरा होते होते हमारी कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाती है। कंपोस्ट तैयार हो जाने की पहचान ये है कि जब आप पहली पलटाई करेंगे उस समय कंपोस्ट में एक विशेष प्रकार की गंध आती है, अमोनिया की गंध। और 28वें दिन 8वीं पलटाई करते करते वो अमोनिया की गंध पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। किसान भाइयों ध्यान रखें, अगर 28वें दिन 8वीं पलटाई के समय भी अमोनिया की गंध उसमें आ रही है तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि बहुत साफ बात है, हमारी कंपोस्ट अभी तैयार
नहीं हुई है, ऐसे में हम क्या करेंगे, आप पुनः ढेरी बना दें और 2-2 दिन छोड़कर 1 से 2 पलटाई आवश्यकता के अनुसार और कर दें, जिससे हमारी कंपोस्ट अच्छी प्रकार से बन जाए और उसमें अमोनिया की गंध पूरी तरह से खत्म हो जाए। और जब हमारी कंपोस्ट तैयार हो जाएगी तब हम इसमें मशरूम का बीज लेकर इसकी बुआई करेंगे। डॉक्टर साहब, कहने का मतलब है कि हम तब तक पलटाई करते रहे जब तक अमोनिया की गंध महसूस होती रहे। अगर अमोनिया की गंध मिलना बंद हो गई और खाद हमारी तैयार हो गई है, तो जो बुआई है या बीज है, बीज की दर है, वो हम कैसे रखें? देखिए, इसमें बटन मशरूम में जो बीज का दर है, हमने जितना सूखा भूसा लिया है उसका 2.5 से 3% बीज की आवश्यकता होती है। जैसे हमने आपको बताया था, अगर हमने अपने सूत्र के अनुसार भूसा लिया है, 3 कुंटल भूसा लिया है, तो उसका 2.5 से 3% का मतलब यह हुआ कि 7.5 से 9 किलोग्राम के बीच में बीज की आवश्यकता होगी। और इस बीज को हम तैयार कंपोस्ट में अच्छी तरह से मिला देते हैं और मिलाने के बाद जो हमने अपना उत्पादन कक्ष बनाया है, देखिए मशरूम खेती खुले में नहीं होती, इसको आप अपने घर के आसपास छप्परों में, पुराने कच्चे मकानों में, फूस की ढेरी में, फूस की झोपड़ी में, कहने का मतलब जहां सीधे सूर्य की रोशनी हो, सूर्य की रोशनी न मिले, अंधेरा हो, और पुराने मकान में कर सकते हैं, जो कमरे खाली पड़े वहां इसकी खेती कर सकते हैं। तो वहां पर आपने इसके लिए जो जगह बना रखी है, या तो आप पॉलीथीन के थैलों में कर लें इसको, या आप लकड़ी की ट्रे बना लें, या बांस और लकड़ियों की सहायता से इसके लिए आप प्लेटफॉर्म बना लें। उस पर आप इसमें जो तैयार कंपोस्ट आपने बनाई, इसमें आप जो मैंने बीज की मात्रा बताई 2.5 से 3% की दर से आप बीज मिला लें और इसको 6 इंच ऊंचाई तक इसमें भर लें। और जब एक बार आप भराई कर लेते हैं, कंपोस्ट की भराई और बुआई साथ साथ चलती है, जब भराई हमारी हो जाती है तो इसमें फार्मलिन का 2% घोल का एक अखबार आप एक घोल बना लें, फार्मलिन का 2% घोल, उसमें आप अखबार, जो रद्दी अखबार आपके होते हैं, उसको आप उसमें डुबो लें और इस कंपोस्ट की खुली सतह पर एक इसकी परत ऊपर लगा दें। हाँ, इसके बाद इस पे आपको सुबह शाम आवश्यकता के अनुसार हल्की सिंचाई करनी है। और आपको बता दें, सिंचाई इतनी हल्की होनी है कि पानी आपका बहकर कंपोस्ट के अंदर न जाए और अखबार हमारा लगातार हल्का सा गीला रहे। कहने का मतलब है कि हल्की नमी हमें बनाए रखनी है। डॉक्टर साहब, जब हमारी फसल दिखाई देने लगती है, हमें मशरूम दिखाई देने लगता है, उस समय कौन सी ऐसी सावधानियां जो हमको रखनी चाहिए? देखिए, अभी हमारी एक और प्रक्रिया, बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया, केसिंग की। जी, बटन मशरूम में अगर आप केसिंग नहीं करेंगे तो उत्पादन नहीं होगा। और आपको बता दूं केसिंग है क्या। जी, जब हम मशरूम की बुआई कर दिए, इसके बाद करीब करीब 18 से 20 दिनों में तापक्रम हमारा 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहता है, इसकी फफूंदी अच्छी तरह से फैल जाती है। जी। और जब फफूंदी अच्छी तरह से फैल जाती, सामान्य तौर पर यह प्रक्रिया हमारी 18 दिनों में पूरी हो जाती है, लेकिन एक हम वैज्ञानिक भाषा में इसको कहते हैं कि 15 से 21 दिन का समय सामान्य तौर पर लगता है। तो आप देख लें, जब अच्छी तरह से फफूंदी फैल जाए तो इसमें केसिंग करनी है। केसिंग करने के लिए किसान भाइयों एक विशेष प्रकार की मिट्टी तैयार करते हैं, और कोई विशेष मिट्टी नहीं है। आप बाग की एक भाग मिट्टी बाग की ले लें और एक भाग गोबर की सड़ी हुई 2 साल पुरानी खाद, इसको मिश्रण को अच्छी तरह मिला लें और 2 से 3 दिनों तक इसको फार्मलिन का घोल एक छिड़कें और पॉलीथीन में बंद करके रख दें, जिससे ये जीवाणु रहित हो जाए। खास बात यह है कि पॉलीथीन में जब आप ढकें तो इस फार्मलिन की गंध बाहर न निकले या फार्मलिन गैस बाहर न निकले, जिससे ये जीवाणु रहित हो जाए। इस तैयार मिट्टी की आप जो कंपोस्ट हमने बताई है, जो आपने बुआई की है, आप उसका अखबार ऊपर से हटा दें और इस केसिंग मिट्टी की 1 से 1.25 इंच मोटी परत उसके ऊपर बिछा दें। इसके बाद आप जैसे पहले सिंचाई करते थे उसी तरह सिंचाई करते रहें, और इसके बाद आपको 10 से 12 दिनों के अंदर छोटे छोटे मशरूम्स बनने दिखाई देंगे, जो तीसरे से चौथे दिन बढ़कर तैयार हो जाते हैं। और आप मशरूम की तुड़ाई उसके खिलने से पहले कर लें, छाता ना बनने दें जी। क्योंकि अगर मशरूम खिल गया, छाता बन गया, तो फिर बाजार में आपको उसका उपज कम मिलेगा, मूल्य नहीं मिलेगा आपको ठीक से, और आपको नुकसान होगा। तो खिलने से पहले ही आप इसको तोड़ लें। और तोड़ने का तरीका ये कि कभी भी आप इसको खींच कर मत तोड़ें जी। आप ये हमारी 2 अंगुलियां और ये अंगूठा, इसकी सहायता से आप मशरूम की घुंडी पकड़ें और घुमा दें। घड़ी की सुइयों की दिशा में या घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में आप घुमाकर इसको तोड़ें। और मशरूम तोड़ने के बाद जो भी गड्ढा बचता है वहां पर आप थोड़ी केसिंग सॉइल रखें, उसको उस गड्ढे में बराबर पुनः भर दें। डॉक्टर साहब, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।